दोस्तों, इतिहास की एक पुरानी कहावत है कि इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है, क्योंकि इसे लिखा ही बीते हुए कल के आधार पर जाता है ताकि आने वाले समय में पढ़ा जा सके। पर दोस्तों, एक बात यह भी सच है कि जो अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो कहीं का नहीं रहता। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान। आज जो अफगानिस्तान देश है उसे साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य दफन हो गए, जिसमें कि द ग्रेट ब्रिटेन और द लेट यूएसएसआर शामिल है। पर एक देश ऐसा भी है जिसने कि पूरे 20 सालों तक अफगानिस्तान में राज किया और उसके आतंकियों को उसी के घर में चुन चुन कर मारा। अब दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी बैटल को जानेंगे जिसमें केवल 80 अमेरिकन सैनिकों ने 400 से भी ज्यादा तालिबानी को उन्हीं के घर में कुत्ते की तरह मारा था। अब दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस युद्ध में और आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम रोलिंग, सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। Jake Tapper remembers. On the day Jake's son was born, our White House correspondent heard the story of other American sons at one far-off outpost in one terrible battle. And so Jake set out on a 3-year quest to bring us their story from the northeast reaches of Afghanistan. अब दोस्तों, इस युद्ध को जानने से पहले आइए सबसे पहले थोड़ी सी हम अफगान हिस्ट्री को जान लेते हैं, ताकि आपको अमेरिका या फिर जो अफगानिस्तान है उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों, हमें इतिहास में ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम रेलेवेंट ही नहीं होगा। हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे 18th सेंचुरी से। उस टाइम पर केवल दो ही मेजर सुपर पावर थी, एक थी द ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा था द लेट यूएसएसआर। अब दोस्तों, उस टाइम पर जो अफगानिस्तान था वो इन दोनों देशों के बीच में एक बफर जोन की तरह काम करता था। और जो ये दोनों देश थे वो चाहते थे कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, ताकि वो एक दूसरे को काउंटर कर सके। पर दोस्तों, उस टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, कि जो यूएसएसआर था वो ग्रेट ब्रिटेन से काफी ज्यादा पीछे था। और इसी कारण वो चाहता था जो अफगानिस्तान है उसके कब्जे में आ जाए, ताकि वो जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको काउंटर कर सके, और ताकि जो उसकी टेरिटरी है उस पर ग्रेट ब्रिटेन कब्जा ना कर सके। अब दोस्तों, साल 1838 ब्रिटेन ने अपनी ताकत के नशे में सोचा कि क्यों ना अफगानिस्तान पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। पर इतना भी आसान नहीं था जितना कि देखने में लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पर जो अफगानिस्तान था उसमें अमीर दोस्त मोहम्मद नाम का रूलर था, जिसे कि ब्रिटेन ने लात मारकर निकाल दिया और उसकी जगह शाहशुदा को नया पपेट रूलर बना दिया। अब जो उस टाइम पर अफगानिस्तान था उसमें काफी सारे कबीलों के लड़ाके होते थे, जिन्हें की शाहशुदा ने पैसे देना बंद कर दिया, और जितने भी लड़ाके थे अकबर खान के अंदर यूनाइट हो जाते हैं। अब जो अकबर खान था उसने शाहशुदा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसमें कि जो ये लड़ाके थे उस शाहशुदा को मौत के घाट उतार देते हैं और जो अमीर दोस्त उसको दोबारा राजा बना देते हैं। अब दोस्तों, अफगानिस्तान की इस हरकत के कारण जो ब्रिटेन था पूरी तरह गुस्से में पागल हो गया। उसने 1839 में जो अफगानिस्तान था उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कहा गया, जो कि 1842 तक चली, जिसमें जो ब्रिटेन था वो बहुत बुरी तरह से हारता है, उसके हजारों सैनिक मारे गए। इसके बाद 1878 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई, जिसमें कि जो ब्रिटेन था उसकी जीत होती है और उसने अफगानिस्तान का काफी बड़ा हिस्सा जीत लिया था। इसके बाद 1919 में एक लास्ट एंग्लो अफगान वॉर लड़ी गई, जिसमें कि जो अफगानिस्तान था पूरी तरह से ब्रिटेन को हरा देता है, और इन द एंड जो अफगानिस्तान था वो एक न्यू इंडिपेंडेंस कंट्री बनती है। दोस्तों, 1979 अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और इस टाइम पर देश में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि पीडीपीए का राज था, और हफीजुल अमीन देश के राष्ट्रपति थे। अब जो पीडीपीए थे उसके कुछ कानूनों ने इन कबीलों को नाराज कर दिया, और जो कबीले थे उन्होंने पीडीपीए के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। अब विद्रोह को बढ़ता देख जो यहाँ के राजा थे यानी कि हफीजुल अमीन, उन्होंने यूएसएसआर से मदद मांगी। 24 दिसंबर 1979 जो यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंट्री करता है और यहाँ के जितने विद्रोही थे उनको दबाना शुरू कर देता है। अब पूरा अफगानिस्तान जो यूएसएसआर उसका दबदबा बन चुका था। अब ये सब अमेरिका भी देख रहा था कि कैसे जो यूएसएसआर है उसने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, तो उसने यहाँ के जितने विद्रोही थे उनको हथियार देना शुरू कर दिया, जिसमें सीआईए ने उनकी पूरी मदद करी। अब दोस्तों, जो सीआईए थी उसने बैकडोर यूके और फ्रांस को भी तैयार कर लिया, और अब शुरू होने की असली जंग। अब दोस्तों, इस जंग का सबसे फेमस इंसान था ओसामा बिन लादेन, जिसने कि अमेरिका के अंदर 9/11 का अटैक किया था, जिसमें काफी सारे अमेरिकन सिविलियन मारे गए थे। अमेरिका قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من مقاتلها فدمر أعظم مبانيها فلله الحمد والمنة. بوش ومن معه وقد خرجوا أسرا وبطرا برجالهم وبخيلهم وقد ألبوا علينا حتى الدول التي تنتسب إلى الإسلام على هذه الفئة. अब दोस्तों, 9 साल बाद जो यूएसएसआर था वो वापस अपने देश लौट गया, पर जो आतंक का जहर था वो पूरे अफगानिस्तान के अंदर फैल चुका था। अब इस हमले ने साबित कर दिया कि जितने मुजाहिदीन हैं वो किसी के भी सगे नहीं है, और इस हमले में करीब 3000 से ज्यादा अमेरिकन सिविलियन मारे गए थे। अब जो ओसामा बिन लादेन था वो सऊदी का सिटीजन था, और उसी से बदला लेने के लिए जो अमेरिकन आर्मी थी अफगानिस्तान में घुस जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिकन आर्मी ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिकन आर्मी ने चुन चुनकर जो तालिबानी थे उनको कुत्ते की मौत मारा और अफगानिस्तान की धरती में दफन कर दिया। पर इन दैन अमेरिका भी $2 ट्रिलियन फूकने के बाद आखिरकार अफगानिस्तान छोड़कर वापस चला गया, क्योंकि इसने इस हमले के मास्टरमाइंड यानी कि ओसामा बिन लादेन को उसी के घर पाकिस्तान में कुत्ते की मौत मार दिया था। पर दोस्तों, इनमें से एक लड़ाई ऐसी भी थी जो कि सबसे ज्यादा खूनी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, और ये बैटल अफगानिस्तान के नूरिस्तान प्रोविंस में लड़ी गई थी, जिसका नाम है द बैटल ऑफ कामादेश। 2 अक्टूबर 2009
400 तालिबानियों ने 80 अमेरिकन सैनिकों को काम्बाजिस गांव के आउटपोस्ट पर घेर लिया। अब यहाँ पर अफगान सैनिकों ने अपनी कायरता दिखाई और वो पीठ दिखाकर भाग गए। साथ ही उन्होंने अमेरिकन सैनिकों का काफी सारा खाना और हथियार भी चोरी कर लिए। अब दोस्तों, अमेरिकन सैनिकों को पहले से गांव खाली करने का ऑर्डर मिल चुका था, पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो तालिबानी दोबारा से अपना आतंक जमाए और दोबारा से यहाँ पर कब्जा कर ले, क्योंकि इससे इनकी जो करी कराई मेहनत वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाती। अब गाँव वालों ने इनको पहले से काफी कुछ बता रखा था कि जो तालिबान एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, पर इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। अब जो आउटपोस्ट थी वो 3 तरफा पहाड़ों से घिरी हुई थी, जो कि जो तालिबानी थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 3 अक्टूबर 2009 सुबह 3 बजे गांव वालों के पास तालिबानियों को ऑर्डर आता है कि पूरे गांव को खाली कर दो, और सुबह 6 बजे तक पूरा गांव खाली हो चुका था। अब तालिबानियों ने आरपीजी और मोर्टार के हमले के साथ जो यूएस की आउटपोस्ट थी उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कि जो यूएस की भारी आउटपोस्ट थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब यहाँ पर जो तालिबानी थे वो 48 मिनटों की बैटल के बाद ही जो यूएस की सिक्योरिटी लाइन थी उसको पार्क के अंदर आ चुके थे। अब यहाँ पर 3 घंटे की लड़ाई पूरी हो चुकी थी और जो आउटपोस्ट था वो हाथों से जाता दिख रहा था, पर ये 80 अमेरिकन सैनिक थे वो पूरे जोश से लड़ रहे थे ताकि वो किसी तरह से इस आउटपोस्ट को बचा सके और यहाँ पर जो तालिबानी उनको कब्जा ना होने दे। अब दोस्तों, सार्जेंट क्लिंटन रोमेशा ने हमले की कमान संभाली। रोमेशा पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर स्नाइपर टीम को खत्म करना चाहते थे, पर इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उन पर लगातार फायरिंग हो रही थी। रोमेशा ने सबसे पहले तालिबानी मशीन गन टीम को ढेर किया, लेकिन तभी उनके ऊपर आरपीजी का हमला होता है और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। सार्जेंट रोमेशा के कंधे, पैर और आंखों पर चोट आई, पर फिर भी उन्होंने ऊपर जाकर स्नाइपर टीम को ढेर कर दिया और वो वापस आकर अपनी टीम को ज्वाइन करते हैं। अब दोस्तों, अपने सभी साथियों को एम्यूनेशन देने की जिम्मेदारी सार्जेंट टीवाई माइकल कार्टर की थी और वो अपना काम बखूबी कर भी रहे थे क्योंकि वो खुले फायरिंग जोन में भी बिना अपनी जान की परवाह के सभी को हथियार पहुंचा रहे थे। पर तभी उनकी नजर अपने एक साथी स्टेफन मैस पर पड़ती है जो कि खुले फायरिंग जोन में पड़ा हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात कंफर्म थी कि जो भी इसे बचाने जाएगा उसका मरना 100% तय है, क्योंकि एक तो खुले जोन में पड़ा हुआ है, साथ ही सभी तालिबानी की नजर उस पर डायरेक्ट पड़ जाती, यानी कि उसको मरना तय हो जाता। पर दोस्तों, जो टीवाई माइकल कार्टर थे वो यहाँ पर अपने एक साथी की मदद से स्टेफन मैस को दोबारा से एक ट्रक के अंदर लाते हैं जहाँ पर सबसे पहले थी फर्स्ट एड शुरू करी जाती है। अब दोस्तों, लगभग 6 घंटे पर यूएस सोल्जर्स को एयर सपोर्ट मिलता है और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने ज्यादातर तालिबानी को उसी पहाड़ पर मौत के घाट उतार दिया। यूएस रेस्क्यू टीम ने जल्दी से जल्दी सारे जवानों और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनको वहां से निकाल लिया, पर अभी भी इस लड़ाई का अंत होना बाकी था। अब दोस्तों, अगले ही दिन जो यूएस एयरफोर्स थी उसने कामादेश के ऊपर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, जिसमें काफी सारे तालिबानी मारे गए और जो बच गए उन्हें यूएस आर्मी ने ढेर कर दिया। अभी इस हमले में करीब 8 अमेरिकन जवान शहीद हो गए थे, जबकि 27 जवान घायल हुए थे। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तालिबानियों की, तो इसमें 500 से ज्यादा तालिबानियों को अमेरिकन आर्मी ने मौत की नींद सुला दिया था। अब दोस्तों, इस जंग के खत्म होने के बाद जितने भी जो जवान थे उन्हें अलग अलग मेडल से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, इसी वॉर के कारण तालिबानियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो गए। अब अगर यहाँ पर अफगान सैनिक यूएस आर्मी की मदद करते तो शायद आज अफगानिस्तान तालिबानियों को गुलाम न होता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।